Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2 PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and this is chapter 16 Delhi Sultanate. So basically this is a summary session wherein which we are going to revise a entire chapter. So पहले आप content देख लीजिए. हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कुछ डायनेस्टी जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, शैयद एंड लोदीज. सो इन्हीं को हम एकदम क्विकली समराइज करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक चला था. इनफैक्ट 3 डायनेस्टी इसके अंदर एस्टैब्लिश हुई थी. कुतुबी डायनेस्टी, फर्स्ट इबारी डायनेस्टी एंड सेकंड इबारी डायनेस्टी. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड आउट की थी, इल्तुतमिश ने इबारी फर्स्ट वाली की थी और बलबन ने इबारी सेकंड डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी. बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की. सो ये जो थे पहले स्लेव थे मोहम्मद गौरी के एंड एक्चुअली ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, जिन्होंने फिर गौरी ने इंडियन पोजेशन दे दिया था और बोला था कि चलो इंडिया में आप गवर्न करो. फिर उसके बाद इन्होंने अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स चीज़ें खुद एक्वायर कर ली गौरी के डेथ के बाद. ठीक है, और अपनी इंडिपेंडेंस जो है गेन कर ली. फिर अपने आप को बोलने लगे सुल्तान और लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया और फिर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी. फिर आए अपने इल्तुतमिश इबारी ट्राइब के हैं और इनकी जो डायनेस्टी है इबारी डायनेस्टी बोली जाती है. इनके जो हाफ ब्रदर्स हैं उसने इनको ऐबक का स्लेव बना के छोड़ दिया था और इन्होंने क्या बनाना अपना सन इन लॉ बना लिया है ना. अपनी डॉटर को शादी करवा दी ऐबक ने इनसे. तो जैसे ही ऐबक गए तो ये उनकी पोजीशंस पे आ गए. इन्होंने जो कैपिटल है लाहौर टू दिल्ली शिफ्ट करवाई और बेसिकली बोला जाता है मंगोल पॉलिसी जो इल्तुतमिश की है उसने क्या किया, जो चंगेज़ खां आ रहा था अटैक करने उसको रोका. इन्होंने वॉर्स भी लड़े तो वो हमने एक्चुअली डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हो. अब बात करते हैं इल्तुतमिश की. तो इल्तुतमिश बहुत ही ग्रेट स्टेटमेंट्स थे. उन्होंने मंसूर और लाइक ही रिसीव द मंसूर द लेटर ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द अब्बासिद कैलिफेट, राइट. और फिर अपने आप को एक सॉवरेन रूलर बना लिया भारत का, इंडिया का. इन्होंने जो अपनी डॉटर है उसको एज अ सक्सेसर नॉमिनेट किया. तो अब तक हम देख रहे थे कि हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं हो रहा था, बट इस वजह से यहाँ से इन्होंने दिल्ली सल्तनत में हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट कर दिया इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को बना के. फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, किसी और को रख दिया, फिर वॉर हुई, बहुत सी चीज़ें हुई रज़िया के टाइम पे भी. बट अगर हम अभी बात करते हैं इल्तुतमिश की तो इन्होंने जो है इनके जो कोर्ट थे वहाँ पे स्कॉलर्स भी हुआ करते थे, सूफी सेंट्स भी हुआ करते थे. इसके बाद इन्होंने क्या करवाया था, कुतुब मीनार आपका जो था दिल्ली में उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाया और अजमेर में जो मॉस्क वगैरह है वो बनवाए. इनके टाइम पर इन्होंने एक नया रूलिंग क्लास बनवाया था, एलीट ऑफ 40, है ना, पावरफुल मिलिट्री लीडर्स था द 40. अब बात करते हैं रज़िया की. सो शी अपॉइंटेड अ बेसियन स्लेव याकुत एज अ मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस दैट टाइम. ऑल्सो इन्होंने फीमेल अपैरल वगैरह जो है डिस्कार्ड कर दिए थे इन द कोर्ट्स, जिसकी वजह से लोगों को पसंद भी नहीं आई चीज़ें. फिर 1240 में अल्तुनिया हु वाज द गवर्नर ऑफ भटिंडा, उन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया. शी सप्रेस द रिवॉल्ट, है ना. और फिर एंड एक्चुअली बेसिकली अल्तुनिया किल द याकुत एंड टुक रज़िया एज अ प्रिजनर. फिर इसकी वजह से क्या हुआ, द 40 की जो एसिडेंसी है वो स्टार्ट हो गई. बलबन ने फिर सक्सीड कर लिया जो कि बाय पुटिंग द नसीरुद्दीन मोहम्मद हु वाज अ यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश एज अ सुल्तान, राइट. सो इस तरह से बलबन का एरा शुरू हो गया. सो गयासुद्दीन बलबन की बात करें, ही इज़ नोन एज उल्गू खान. ठीक है, इन्होंने एज अ नायब और रेजेंट जो है वो सर्व किया किसका, नसीरुद्दीन मोहम्मद का. 1266 तक फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद की मौत हो गई. इन्होंने किसी भी अपना हायर जो है वो नहीं किया था, इशू नहीं था इनके पास. तो फिर उसके बाद बलबन ने थ्रोन पे ऑक्यूपाई कर लिया. बहुत ही रिगरस डिसिप्लिन हुआ करता था कोर्ट का इनके टाइम पे. नए कस्टम्स वगैरह स्टार्ट कर दिए जैसे कि सुल्तान के फीट को किस करना, ये सारी चीज़ें. और यूजुअली इनको ये पता था कि द 40 का जो पावर है, तुर्किश नॉबल्स का जो पावर है, उनको ब्रेक करना है. तो इसी वजह से इन्होंने एक्चुअली ही स्पेयर्ड द नॉबल्स हु वर ओबीडिएंट, बट इन्होंने सारे एलिमिनेट कर दिए दूसरे जो कि इनको रिवॉल्ट कर सकते थे, रिबेल कर सकते थे बाय फेयर एंड द फोल मीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर इसके बाद उन्होंने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है वो किया, लेकर आए दीवाने अर्ज,
है ना, और इन्होंने अपनी आर्मी भी रिऑर्गेनाइज की। एज अ रिज़ल्ट रोड बिकेम सेफ फॉर द ट्रैवल। फिर बर्बन की मौत हो गई 1287 में। जब बर्बन की मौत हो गई, वन ऑफ हिज ग्रैंडसन कायकबाद वॉज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 4 साल के इनकम्पिटेंट रूल के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत ले ली 1290 में। फिर स्टार्ट हो जाती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। एक्चुअली ही वॉज 70 ईयर ओल्ड जब पावर में आए। फिर उसके बाद उनके जो फादर जलालुद्दीन का जो सन इन लॉ है अलाउद्दीन खिलजी, उसने इनको मार दिया और फिर दिल्ली का थ्रोन ले लिया। फिर स्टार्ट हो जाता है अलाउद्दीन का टाइम। अलाउद्दीन के टाइम पे भारत का मैप देख लीजिए आप, तो ये अपने जो नॉबल्स हैं उनको काफ़ी गिफ्ट्स दिया करते थे, आमिर्स वगैरह को, सो दैट उनके साइड्स वगैरह ले पाए और उनका जो है कॉन्फिडेंस जीत पाए। यूजुअली ही कन्विंस दैट द जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नॉबल्स, उनकी इंटर मैरिजेस नॉबल्स की फैमिली में, स्पाई सिस्टम, ड्रिंकिंग वगैरह, इसकी वजह से रिबेलियन होता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या लॉज थे। ड्रिंकिंग वगैरह प्रोहिबिट कर दी, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस पास किए, है ना, जिसमें नॉबल्स की प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट कर ली। हार्श मेजर्स थे यूजुअली, ठीक है, एंड ये मेजर्स लिए थे सो दैट कोई रिबेलियन ना कर पाए। इनके रिफॉर्म्स देख लीजिए। सो फरिश्ता के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटेड 4,75,000 कैवलरी मैन, और उन्होंने जो है दाग, जो कि ब्रांडेड हॉर्सेस हैं, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस स्टार्ट किया। हुलिया, जो कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है सोल्जर्स की, वो सब स्टार्ट करी। उन्होंने 4 सेपरेट मार्केट्स, इनके मार्केट रिफॉर्म्स भी थे। 4 सेपरेट मार्केट्स में दिल्ली में सेटअप किए थे। एक ग्रेन का था, क्लोथ का था, दूसरा शुगर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, तीसरा हॉर्स और स्लेव और कैटल्स का था, एंड चौथा बहुत सारे मिसलेनियस कम्युनिटीज़ का था। ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने ऑर्डर किया था मेजरमेंट ऑफ लैंड। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो 6 टाइम तो अपनी आर्मी मंगोल्स के ख़िलाफ़ भेजी थी। पहली 2 बार सक्सेसफुल हो पाई थी। और अगर बात करें तो एक्सपेडिशंस इन्होंने गुजरात, मेवाड़, डेक्कन वगैरह में भी किए हैं। 1301 में इन्होंने रणथंभौर की तरफ मार्च किया। आफ्टर 3 मंथ्स सेज इट फेल ऑफ। इसके बाद वहाँ की जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी सती कर लिया था। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ फोर्ट पे स्टॉर्म आउट किया। रतन सिंह ने लड़ा बहुत ही बहादुरी से, और राजपूत वुमन रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। फिर अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था डेक्कन का अचीवमेंट एंड साउथ का। अब देखिए, फिर उनकी मृत्यु हो गई 1316 में, एंड बेसिकली ही वॉज इलिटरेट, बट बहुत सारे पोइट्स को इन्होंने पैटर्नाइज किया था, जैसे कि आमिर खुसरो एंड आमिर हसन, 2 फेमस है। ऑल्सो उन्होंने अढ़ाई दरवाज़ा वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाया था। और मुबारक शाह, खुसरो शाह इनके सक्सेसर्स थे। गाजी मलिक जो गवर्नर था दीपालपुर का, उन्होंने सुल्तान खुसरो शाह को मार दिया और फिर उसके बाद थ्रोन पे आ गए दिल्ली के, और फिर वहाँ से आपका उन्होंने टाइटल ले लिया गयासुद्दीन तुगलक, और फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। सो तुगलक की बात करें तो फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था जो दिल्ली के पास तुगलकाबाद है वहाँ पे। उलूग खान वॉज सेड टू हैव ट्रेचरसली किल्ड हिज फादर एंड असीडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो वहाँ से आपके मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं। फिर बेसिकली इनका जो हिज एंटरप्राइज एंड नोवेल एक्सपीरियंस एंडेड इन मिजरेबल फेलियर्स, बिकॉज बोला जाता है कि इनके जो रिफॉर्म्स थे वो दे वर द हेड ऑफ द टाइम्स। इनके बहुत ही टॉलरेंट थे रिलीजियस मैटर्स पे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाह रहे थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ऑल्सो इन्होंने बहुत से लिबरल एंड बेनिफिशियल रिफॉर्म्स भी करे हैं जो कि फेल हो गए। अब इनकी बात करें तो एक्चुअली ही वांटेड, पहले बात कर लेते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स थे। तो पहला था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। देखो, इनका जो एम्पायर था डेक्कन तक चला गया था, तो इनको चाहिए कि अब चलो डेक्कन पे कैपिटल बना लेते हैं सो दैट कंट्रोल अच्छे से हो पाए, साउथ में अच्छे से कंट्रोल हो पाए। बट डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि इन्होंने एक्चुअली जो फोर्स किया लोगों को, अपने नॉबल्स को, कि जाके वहाँ पे जाएं और वहाँ पे रूल आउट करें। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी। समर में क्या होता था, लोग पीपल यूज टू डाई इन द रेगरस जर्नी ऑल्सो, उसकी वजह से रिवॉल्ट भी हो गए थे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ थी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो 2 साल के बाद उन्होंने दौलताबाद वगैरह छोड़ तो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कॉपर वगैरह इशू करे, सिल्वर तक का इशू किया। गोल्ड स्मिथ क्या करने लगे, फॉर्ज करने लगे, तो ये चीज़ भी फेल हो गई।
फिर अब इतनी सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी, इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया। ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। फिर उसके बाद से कहाँ पे इंक्रीज़ किया, दोआब रीजन पे, गंगा यमुना दोआब पे। तो फार्मर्स ने रिवॉल्ट कर दिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। फिर उनके कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे, इन्होंने बहुत सी स्कीम्स जैसे कि तक्कावी लोन्स विच वॉज द लोन फॉर द कल्टिवेशन वॉज गिवन टू द फार्मर्स, है ना। तो ये सब वगैरह इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद दीवाने को ही जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया। रिबेलियंस देखिए कहाँ कहाँ से हुए, तो लेटर पार्ट में इन्होंने बहुत सारे रिबेलियंस देखे, नोबेल से भी और प्रोविंशियल गवर्नर्स से भी। फिर आते हैं फिरोज तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद एक नोबल्स ने एक यूनिक डिस्टिंक्शन से इनको चूज़ किया था। इनके बाद इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बेसिकली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इन्होंने बहुत सी कोशिश करी कि नॉर्थ में अथॉरिटी सिक्योर कर पाएँ और वापस साउथ में और आपके डेक्कन में कर पाएँ, बट हो नहीं पाया। तो इनके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लीजिए। तो इन्होंने ये ना उलेमास जो उनके कोर्ट्स में हुआ करते थे, उनकी एडवाइसेस स्ट्रिक्टली माना करते थे। इक्ता सिस्टम was not only revived but it was also made hereditary during that time. So और also इन्होंने इस्लामिक लॉज के हिसाब से टैक्सेस जो है लगाना शुरू कर दिए, जजिया इम्पोज करना शुरू कर दिया नॉन मुस्लिम्स पे। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था। फिर ऑल्दो इन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए भी चीज़ें की, इरीगेशंस वगैरह के लिए कैनाल्स वगैरह बनाई। सबसे लॉन्गेस्ट स्वेज सतलुज टू हांसी इन्होंने बनवाई। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रॉयल फैक्ट्रीज जैसे कि कारखाना वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाए, सो दैट आपके जो स्लेव्स हैं वो एम्प्लॉय हो पाए। अबाउट 300 न्यू टाउन्स वर बिल्ड ड्यूरिंग हिज राइन। एंड सबसे फेमस रेड फोर्ट वगैरह, फिरोज शाह कोटला जिसको बोलते हैं, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार वगैरह को रिपेयर करवाया। फिर एक डिपार्टमेंट बनवाया दीवान खैरत, है ना, जिसमें ऑर्फन्स एंड विडोज़ को की केयर की जाती थी। हॉस्पिटल्स, मैरिज ब्यूरोज़ वगैरह सब कुछ फ्री में बनवाए। फिर उनकी डेथ हो गई 1388 में। और फिर दिल्ली सल्तनत की पावर के लिए लोग लड़ने लगे। उनके सक्सेसर्स को बेसिकली रिबेलियंस देखना पड़ा, स्लेव्स का। और फिर इसके बाद ही जो आपका दिल्ली सल्तनत है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। फिर तिमूर का इन्वेजन हो चुका था जिसने चीज़ों को वर्स और कर दिया। अब आते हैं आपके सैयद्स। सो जब तिमूर यहाँ से जा रहा था, बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, तिमूर अपॉइंटेड किजर खां एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान रीजन। उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, सैयद डायनेस्टी फाउंड आउट कर ली। सो मोहम्मद शाह जो कि उनके सक्सेसर्स थे वो कॉन्स्पिरेटर्स और धीरे धीरे दूसरी चीज़ों से की वजह से उन्होंने कंट्रोल लूज़ कर दिया। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई 1445 में। फिर उनको आलम शाह ने लिया, सबसे वीकेस्ट प्रिंस थे, तो उन्होंने अपना जो थ्रोन है फिर बहलूल लोधी को दे दिया। फिर आपका जाता है लोधी किंगडम स्टार्ट। लोधी किंगडम का जो है बेसिकली लोधी हु सक्सीडेड द सैयद्स, दे वर बेसिकली अफगान। बहलूल लोधी ने फाउंड किया था, ठीक है। एंड बेसिकली ही डाइड इन 1489। उनके बेटे ने फिर ले लिया जिनका नाम है सिकंदर लोधी, हु इज़ द वेरी फेमस ऑफ ऑल द लोधीज़। इन्होंने, क्योंकि बोला जाता है हिंदू टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए थे, इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी। फिर इनके बेटे हैं इब्राहिम लोधी, वो आए, ठीक है। बेसिकली ही वॉज अ वेरी एरोगेंट, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे रिसेंट्स देखने मिले। एंड ही ग्रेटली डिस्प्लीज द एरोगेंस एंड बेसिकली हिज एरोगेंस डिस्प्लीज मैनी पीपल, स्पेशली दौलत खान लोधी। तो दौलत खान ने फिर क्या कहा, बाबर को बोला चलो यहाँ पे इन्वेट करो। फिर बाबर आने लगे, उन्होंने इनको मार दिया और बैटल का नाम था वेरी फेमस, बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाला। तो फिर यहाँ से आपका बाबर का राज स्टार्ट हो गया। सो guys, this is it about this entire session. I hope you liked this video and I hope you understood all of these points. If you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates.
And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।